श्री कृष्णा। मैं सौम्या स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर में। आज हर घर, हर शहर, हर मोहल्ले में बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे भी जो न जाने कब से हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देते जा रहे हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है। वो एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट, एक आर्टप्रेन्योर है जो अपनी हैंडमेड क्राफ्ट्स में भारतीय संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है। आज मैं स्वागत करना चाहूँगी आज की हमारी गेस्ट मिसेस प्रेरणा यादव मैम का। वेटिंग फॉर हर रिस्पॉन्स। और स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल नो द इंडियन कल्चर पे। थैंक यू सौम्या। मैम मैम जब से मेरे को पता चला ना कि आप आ रही हैं, तो हम बस आपका वो जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल था वो एक बार ही बस वो चेक कर रहे थे। और मैम वो इतना खूबसूरत जो आपके सारे हैंडमेड क्राफ्ट्स जो भी आपने उसमें फोटोज डाले, दैट वाज सो अमेज्ड। वो देखकर ऐसा लग नहीं रहा मैम कि बाहर का या जो भी हम लोग आर्टिफिशियल कुछ खरीदते हैं जो कि मशीन मेड होता है। और जो आपका वो जो क्वालिटी था दैट वाज सो ब्यूटीफुल मैम। और अब शायद मेरे इतना कुछ बोलने के बाद हमारे व्यूअर्स भी जरूर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आपकी ये जर्नी, आपके दिमाग में ये आइडिया, ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी मैम? थैंक यू सौम्या, मुझे इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है नो योर कल्चर, उसको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। तुम लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है थैंक यू कल्चर को मैम। हमारे यंगस्टर्स में प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। अब बात आती है मेरे जर्नी की। तो शुरू से मेरे मन में इच्छा थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है एग्जैक्टली। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर से मैं पुणे में जॉब कर रही थी, तो मैं उससे मिलने गई थी वहाँ पे। तो हुआ ये था कि उसने कहा कि मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तुम मेरे लिए ग्लास पेंटिंग बड़ी सी बना देना। तो हम लोग ने एक बड़ी सी ग्लास पेंटिंग की तैयारी की और हमने बना लिया। बना के मैं पटना वापस आ गई। आने के बाद कुछ दिन बाद उसका फोन आता है कि दीदी जिस चाहती हो कि नहीं। तो उसी समय उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम क्यों नहीं इसको एज अ बिजनेस करती हो, एज अ प्रोफेशन करती हो। पहले तो मैं इसे शौकिया तौर पे कर रही थी, तो ये हुआ कि नहीं अब मुझे करना है। तो उसी समय से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैम ये तो ये एक तरह का संयोग ही हो सकता है ना मैम कि अचानक से बस एक शौक था। और वो बिल्कुल उसको प्राउड होना था, उसको बड़ा होना था, लोगों तक जाना था। तो अचानक से एक जिस फ्रेम वाले ने आपको बोला कि आपको जॉब मतलब आप बेचो, आप करो, एंड एक बिजनेस आपका सेटअप हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। और उसी समय नहीं सेटअप हुआ, ये भी थोड़ा ग्रेजुअली सेटअप हुआ मेरा। उस समय मेरे बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे। तो और उस समय सोशल मीडिया नहीं था इतना कि फेसबुक और इसमें उसमें, और ना ही बहुत सारे लोग इसमें आपको इंस्पायर करने वाले थे। ये जो फील्ड है आर्ट एंड क्राफ्ट का, ये उस समय भी नया था। अब थोड़ा लोग जानने लगे हैं, लेकिन उस समय बहुत ही नया था। और मेरे आसपास कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए कि करना क्या है, कैसे करना है। तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट की। छोटे छोटे पॉट्स बना, मुझे पॉट्स बनाने का बहुत शौक था, तो मैं पॉट्स बनाने लगी, वो धीरे धीरे होने लगा। लेकिन उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई। मेरे हस्बैंड घर पे टाइम नहीं दे पाते थे, तो मुझे ही देखना होता था बच्चों को। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मुझे पता चला कि एक बिहार महिला उद्योग संघ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाता है। और मेरा बहुत शौक था, मेरा एक सपना था कि मैं एग्जीबिशन लगाऊं। तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट की और मैंने एग्जीबिशन लगाया पटना में ही। उसके बाद क्या हुआ, हर साल मैं बस एग्जीबिशन लगाती रही। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं पता था कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना। बस एग्जीबिशन लगाया, हो गया, एग्जीबिशन लगाया, हो गया।
उसके बाद कुछ दिन फिर मेरा स्टॉप हो गया ये सब काम, क्योंकि बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा मशगूल हो गई। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे क्या हुआ, मैं पीडीलाइट ज्वाइन की, वो भी बाय चांस। मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन करा दिया, तो मैं गई। तो वहाँ मेरा टर्निंग पॉइंट था। पीडीलाइट वालों ने बहुत कुछ सिखाया। पीडीलाइट शायद जानती होगी, जो फेविकोल बनाती है। तो हाँ। लोग लोग बस यही जानते हैं कि वो फेविकोल बनाती है, लेकिन पीडीलाइट में आर्ट के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं उन प्रोडक्ट्स को जानने लगी, समझने लगी, उससे धीरे धीरे काम करने लगी। उसके बाद फिर मैं इसको धीरे धीरे अपने बिजनेस के रूप में मैंने शुरू कर दिया। और मैं चूंकि कहीं से सीखी नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, खुद से ही सीख रही हूँ सब चीज़। तो बस ऐसे ही चल रहा है। मैम, पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि मैम के क्राफ्ट्स को देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला ऐसा है कि मैम ने कहीं से प्रोफेशनली इसे सीखा नहीं है। वो इतना प्रोफेशनल और इतना रियल लगता है देख कर ना कि बिल्कुल ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि मैम का ये बस एक पैशन था और वो पैशन ग्रो करके एकदम प्रोफेशनल बन चुका है। और मैम, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके काम में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या है? सौम्य, सबसे एक्साइटिंग है चैलेंजेस। मैं जो काम करती हूँ ना, उसमें हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज आते रहता है। जैसे मैं काम तो बहुत सारा करती हूँ आर्ट के फील्ड में, अ, लेकिन मेरा जो माइक्रो नीश है वो है ज्वेलरी मेकिंग। ठीक है। तो मैं जब ज्वेलरी बना रही हूँ, तो कुछ ट्रेडिशनल टाइप का बना रही हूँ, कुछ जो अभी नए जमाने के हिसाब से वो बना रही हूँ। तो मेरे कस्टमर्स कभी कभी मेरे को चैलेंज कर देते हैं कि आप मुझे ये बना के, जैसे कुछ साल पहले मेरी एक कस्टमर ने बताया था मुझे स्कूटर बना के दीजिए एज अ पेंडेंट। पेंडेंट में वो स्कूटर बनाना था, स्कूटर को पूरे शेप के साथ। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। जब चैलेंज आता है तो थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन फिर मजा आने लगता है काम करने में। तो ये सबसे अच्छा पार्ट है। और दूसरा अच्छा पार्ट ये है कि आर्ट में ना हमेशा कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो मोनोटोनस नहीं लगता है कि एक ही काम कर रहे बोर हो गए, इस टाइप का नहीं लगता है। तो कभी हम लोग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, कभी आर्ट फॉर्म्स नए नए हम लोग सीखते हैं कि केवल बिहार का ही नहीं, बाहर के स्टेट्स का भी बहुत सारा आर्ट फॉर्म्स है। तो कोई नया नया चीज जानो तो कितनी एक्साइटमेंट होती है उसके बारे में और जानने की, उसको एक्सप्लोर करने की। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है हमारे काम का। एक तो मोनोटोनस नहीं है, और हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहता है। कभी ये करना है, कभी वो करना है, जो कभी नहीं किया। एक बार तो डर लगता है कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन फिर करने लगती है तो बहुत मजा भी आने लगता है। बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ भी अच्छा या कुछ भी नया, कुछ भी हटके अगर होता है, हम्म, तो जब तक आपके सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज ना खड़ा हो जाए, तब तक हम्म, अपने अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आता है कि वो करे या ना नहीं करे। आता। आइडियाज आते हैं लेकिन एक्साइटमेंट नहीं आता वो करने का। हाँ, हाँ। इसी के साथ मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट और कल्चर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? देखो सौम्या, मेरा मानना है कि अगर किसी जगह का कल्चर जानना हो, हर जगह का, हर ग्रुप ऑफ पीपल का कल्चर अलग अलग होता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ का कल्चर क्या है, क्या था? तो तुम वहाँ के आर्ट को देखो, वहाँ के फोक आर्ट को देखो, उसको स्टडी करो, तुमको वहाँ के कल्चर का पता चल जाएगा। और उसी तरह कल्चर हमारे आर्ट को भी इफेक्ट करता है। अब जैसे देखो, अब मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का बताऊंगी। हमारा फोक आर्ट्स में क्या क्या आते हैं, देखो, एक तो मिथिला पेंटिंग आती है, एक टिकुली आर्ट आता है, सिक्की आर्ट होता है, यहाँ का टेरा कोटा होता है, यहाँ का पटना कलम एक आर्ट है। और एक नया, और एक बहुत पुराना ही फोक आर्ट है भोजपुरी पेंटिंग, जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ऐसे बिहार में बहुत सारे। तो तुम जब इनको जो पेंटिंग्स को देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, उन लोग के रहने का तरीका क्या था, और उन लोग में शादी ब्याह होता था तो कैसे होता था, उस समय क्या क्या रस्में होती थी। तो किसी भी जगह का अगर तुम फोक आर्ट उठा लो और उसे देखो, तो तुम्हें
आर्ट है, आर्ट के थ्रू तुम हमारे कल्चर को बहुत अच्छे से जान पाओगी, समझ पाओगी। यस मैम, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। आज के जमाने में फोटोग्राफ है और पहले के जमाने पे वही पेंटिंग हुआ करता था। पेंटिंग्स वगैरह, यहाँ तक कि तुम पुरा अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उस समय तुमने पढ़ा होगा कि पहले जमाने में जब आदि मानव हुआ करते थे तो उस समय वो रॉक्स पे आर्ट उस समय भी था। देखो उस समय आर्ट के नाम से नहीं था, लेकिन आर्ट जो है ना वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हम लोग जानते भी नहीं, लेकिन हम लोग आर्ट से जुड़े हुए रहते हैं, हर कोई, हर इंसान। तो उस समय देखो आर्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो लोग आर्ट कैसे करते थे, वो लोग बड़े बड़े पत्थरों पे छोटे छोटे टुकड़ों से खुरेज खुरेज के आर्ट बनाते थे। तो उस समय का आर्ट देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि उस समय वो लोग जानवरों को कैसे मारते थे, छोटे छोटे उनके हाथ में देखो दिखेगा कि छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा है। फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन बढ़ा तो भाला आया, तो देखोगे कि हिरन दौड़ रहा है और उसके पीछे वो आदमी भाला लेके दौड़ रहा है। तो ऐसे तो आर्ट से तुम्हें पता चल जाएगा। और धीरे 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 जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा हम लोग का आर्ट भी बढ़ते गया। बिल्कुल सही कहा मैम। इसी से एक और बात ध्यान में आया कि पहले का जो कम्युनिकेशन हुआ करता था हाँ वही एक फॉर्म था, एक पार्ट था हमारे आर्ट का। आर्ट हाँ, कहें, कल्चर कहें, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इसी से एक और सवाल कि पहले के जो आर्ट्स थे या आर्टिस्ट हुआ करते थे और आज के आर्टिस्ट में ऐसा क्या डिफरेंस आया? मीन्स यस मैम, बस वही एक क्या डिफरेंस वहां पे क्रिएट। देखो पहले जो आर्ट हुआ करता था ना, तुम्हें ध्यान हो या ना हो, देखो हम लोग भी जब छोटे थे तो यही समझ में आता था कि जो आर्ट है वो बहुत समृद्ध घर के लोगों की अमानत है। हाँ, ऐसा लगता था कि वही लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वही लोग अपने घर में रख सकते हैं, सजा सकते हैं। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेज में लगे होते थे, बड़े बड़े होटल्स में लगे होते थे। अभी धीरे 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 चेंजेस ऐसा आया है कि अब आर्ट एंड क्राफ्ट को लोग अपनाने लगे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा आया कि आर्ट को सिखाया भी बहुत जाने लगा। हर जगह कॉलेजेस खुल गई आर्ट आर्ट की। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आर्ट सिखाते हैं, प्रमोट भी करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। मैम, पहले मैम हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक कमेंट आ रहा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम। ओके। तो उस समय आर्ट बहुत लिमिटेड लोगों के पास होता था और बहुत लिमिटेड आर्टिस्ट हुआ करते थे। अभी क्या है कि जो भी चाहता है कि मैं आर्टिस्ट बनूं वो बन सकता है। उसके लिए बहुत सारे आ, हमारे पास रास्ते हैं। अब जैसे एक मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन है WECS, विमेन एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बढ़ावा देते हैं। जैसे ये बिहार का है तो बिहार के विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हैं। उसी में जैसे आर्टिस्ट आए, ठीक है, उसमें कोई भी ऐड हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो क्या है, कोई आर्टिस्ट है और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है। अभी बहुत सारे रास्ते खुले, अभी मार्केट भी फैल रहा है। और अब तो लोग हैंडमेड चीजों को, हैंडमेड आर्ट को अपनाने लगे हैं, अपने घर में जगह देने लगे हैं और प्राउड फील करते हैं, है ना। अब एक किसी शादी में जाओ, पहले तो औरतें वो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या रियल गोल्ड वाली ज्वेलरीज पहनती थी, गोल्ड डायमंड्स ये सब हो गए। अब क्या है कि जो हैंडमेड ज्वेलरीज है उनका इतना अच्छा मार्केट हो गया है कि अब लेडीज वो पहन के प्राउड फील करती हैं। वो पहन के थोड़ा डिफरेंट उन्हें लगता है, भीड़ में एक डिफरेंस थोड़ा आता है, उनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा उभर के आती है। और दूसरी बात कि अब ये अब स्टेटस सिंबल भी होने लगा है। जब कोई हैंडमेड चीज़ें पहनता है या हैंडमेड चीज़ों को अपने घर में रखता है तो ऐसा समझा जाता है कि वाह, इस इंसान में टेस्ट है ना। तो
ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले जो लिमिटेड होता था अब बहुत फैल गया, और अब तो आज के सिनेरियो में जो चाइनीज को हम लोग इतना चाइनीज सामान को इतना बहिष्कार करें, उसमें तो और हैंडमेड आर्ट्स का बहुत ज्यादा ये हो गया है कि अब लोग उन्हें ही ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सही मैम। अभी के समय में हैंडमेड वो बिल्कुल इतना प्रीशियस हो गया है। जिस वक्त हमारे पास था, जब लोग हर जगह पे लोग करते थे, वो एक समय हुआ करता था जब यही सब कुछ था। हमारी एसेट थी, हमारे क्राफ्ट्स ही थी। लेकिन अब जब हर चीज मैकेनिकली होने लगा है, और अब जाकर समझ में आया है कि हैंडमेड क्राफ्ट्स जो होते हैं वो कितने प्रीशियस होते हैं हमारे लिए। उसमें कितना चीज छुपा होता है, बनाने वाले की प्रेरणा, उसका अपनापन, उस चीज से लगाव, वो जो चीज बनाता है। मैम आई एम सो श्योर कि आप जब भी वो पेंटिंग करती होंगी तो कुछ ना कुछ थॉट्स तो आपके दिमाग में आते रहते होंगे। वो आइडियाज किसी न किसी थॉट से ही जनरेट होते होंगे कि क्या हाँ, फर्दर अब बिल्कुल। नेक्स्ट क्या पेंट करना है। हाँ, और ये थॉट्स हम लोग अपने आसपास से ही लेते हैं, जैसे नेचर से, या अपने आसपास जो हमारे आसपास जो भी घटना घट रही उससे। आप हमेशा देखोगे ना, आर्टिस्ट जो लोग पेंट वेंट करते हैं, तो आसपास जो घटना घट रही है उससे उन प्रेरित रहता है उनका आर्ट। हेलो। हाँ, हाँ, सौम्या। सॉरी सॉरी मैम, एक्चुअली पावर कट हो गया तो। ओके, ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा होता है, तो हम लोग के जो थीम्स होते हैं ना, वो हमारे आसपास से ही हम लोग लेते हैं, वहीं से जनरेट होते हैं जो भी थीम्स होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल। भी है, अब कमर्शियल आर्ट को ले लो, तो ये फेस्टिवल थीम पे भी हम लोग बनाते हैं। जैसे दिवाली आ रही, तो हम लोग दिवाली के लिए जो बनाएंगे वो दिवाली के थीम पे बनाएंगे। दिवाली की ज्वेलरी, दिवाली में सजाने का सामान, ये सब सब में आर्ट है, तो हम लोग दिवाली के हिसाब से ही बनाएंगे। उसके बाद होली आती है, दशहरा आता है, जो भी फेस्टिवल हो, तो अब हम लोग का थीम फेस्टिवल वाइज, या कोई सपोज कभी एड्स का कैंपेन चल रहा है तो एड्स के हिसाब से भी हम लोग का आर्ट होता है। कभी बेटी बचाओ, कभी दहेज के लिए कुछ होता है, तो हम लोग का आर्ट हमेशा इन सब चीजों, हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है उससे प्रेरित होकर हमारा आर्ट होता है। और ये बात तुमने सही कहा कि उसमें हमारा बहुत लंबा टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। किसी चीज को सपोज आज तुम कह रही हो कि एक पेंटिंग मेरे लिए बना दीजिए, या ज्वेलरी मेरे लिए क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो एक थॉट आना है कि किस थीम पर हम वो ज्वेलरी तैयार करेंगे या कोई पेंटिंग तैयार करेंगे। फिर उसके बाद उसमें बहुत सारा वक्त लगता है बनाने में, तैयार करने में। देखने में वो एक सिंपल एक पीस ऑफ ज्वेलरी लगेगी, लेकिन उसको बनाने में एक तो उसके बहुत सारा, वो बहुत लंबा प्रोसेस, वो बताने जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो वो होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हम लोग का इमोशन जुड़ जाता है। एक बार की घटना बताती है सौम्या। एक बार हाँ, बिहार महिला उद्योग में हम लोग ने स्टॉल मैम लगाया हुआ था। आवाज आवाज फिर से लो हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, एक बार एक स्टॉल लगाई हुई थी मैं, तो शाम हो गई थी और स्टॉल बंद करने का टाइम आ गया था, ठीक है। तभी एट द मोमेंट क्या हुआ कि दो कस्टमर्स आई। हाँ, वो लोग गया से आई थी, पटना क्रॉस करी थी, तो हम लोग के स्टॉल पे आ गई थी, हमारा मेले में आ गई थी, तो हमारे स्टॉल पे आ गई। वो दो बड़े बड़े पॉट्स वो मेरे से ली फटाफट और लेके जाने लगी। तो पॉट्स तो वो ली, पैसा उनका खर्च हो रहा था, लेकिन मेरे को दर्द ये हो रहा था कि पॉट्स ये गया ले जाएगी और कैसे ले जाएगी। तो हमने पूछा आप कैसे ले जाएंगी, तो बोली कार में पीछे में डिक्की में डाल देंगे। हमने फटाफट अपना चादर निकाला, डबल बेडशीट, उसमें उसको पहले पेपर से रैप किया, फिर चादर से रैप किया, और तब हमने कहा अब मैम ले जाइए। क्योंकि पता नहीं, वो लगता है कि अपना बच्चा है या अपना कुछ है, तो उससे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसके साथ कुछ उसको ठेस नहीं पहुंचे ऐसा फील होता है। तो हम बिल्कुल लोग का मैम। इमोशन बहुत जुड़ा हुआ रहता है इन सब चीजों से। मैम ये चीज से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ग्लास पेंटिंग मैंने भी करा है। अच्छा। ग्लास पेंटिंग में पहले क्या करती थी, और जितने भी किया वो लगभग किसी ना किसी के डिमांड पे, मेरे फ्रेंड्स का कि मेरे को एक बना कर दे दो या फिर ऐसे गिफ्ट।
तो अच्छा। देने को तो दे दिया, लेकिन आज भी वो जो पेंट किया था ना, उसका एक झलक आज भी आंख में है, और वो किए हुए लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। व्हेन आई वाज इन स्कूल हाँ तभी वो मैंने करा था। लेकिन हाँ अभी भी उसका एक जो झलक होता है ना, कि वो क्या क्या बनाए थे और कैसे कैसे बनाए थे, वो आज भी दिमाग में है, आज भी बिल्कुल नजर के सामने क्लियर होता है, रहता है वो। हाँ। तो इस बात से और आपके जब तुम बिल्कुल। उसे, हाँ, और जब तुम उसे किसी के दीवार पे टंगा हुआ देखोगी ना, तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उसका कोई ये नहीं है, उसका, उस खुशी को आप पैसे से मेजर नहीं कर सकते, यस है मैम, ना? ये तो बिल्कुल आपकी सही है। क्रिएशन को बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैम ऐसे ही क्या हुआ था, मैंने अपनी एक टीचर को उनकी शादी में ये गिफ्ट किया था, और हाँ जितने प्यार से मैंने गिफ्ट किया था, और मीन्स मेरे को बहुत खुशी हुई उसके बाद ये जानकर, ये देखकर कि मैम ने उसको अपने साथ में अपने इन लॉज के यहाँ पे भी वो लेकर गई, और बहुत प्यार से अच्छा। अपने रूम में आज भी वो उसको सजा कर रखी है। अभी भी हम कभी कांटेक्ट में आते हैं तो शी यूज टू से मी कि वो जो हाँ तुमने दिया था देखो, आज भी इतना प्यार से ऐसे ही रखा है। तो वो चीजें तो खैर बहुत कनेक्टेड होता है, और हाँ हाँ। मीन्स उसका उसका जो इमोशन होता है ना, वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ मैम आज का हम लोग का ये इवेंट यहीं पे खत्म होता है। मैम जाने के पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आपके साइड से कुछ शब्द। जो न्यू है, जो आर्ट में आना चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, सपोज कोई सीखा नहीं, जैसे मैंने सीखा नहीं था, तो मैंने पीडीलाइट में बहुत कुछ सीखा। वो लोग 3-3 दिन का कैंप लगाते हैं। उस पीडीलाइट में जाने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अ, तो आप उसमें जाके सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। तो वो आप सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा मार्केट अब आपको अपनाने के लिए तैयार है। आपका काम अच्छा होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए। देखो, जैसे हर चीज में किसी चीज को जमाने में टाइम लगता है ना, तो इस बिजनेस को भी जमाने में टाइम लगता है, ये टाइम लेता है। अब धीरे धीरे लोग आर्ट को इतना अपनाने लगे हैं, तो अब उतनी मुश्किल नहीं जितनी पहले थी। लगन नहीं छोड़ना है, लगे रहना है इसमें, अपना काम करते रहिए, अपने पे भरोसा करते रहिए, और काम बेहतर से बेहतर करिए। तो आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी है आपको अपनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि लगन, अगर आपके अंदर लगन हो तो हाँ फिर कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं होता है। हाँ। मेहनत और लगन हताश बिल्कुल नहीं होना होना है, चाहिए। हाँ। कभी उदास नहीं होना है कि अरे यार हम इतने दिन से लगे हुए हैं, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है। आप लगे रहो, आपका काम होते रहेगा। और थोड़ा सा मार्केटिंग और ये सब भी आपको सीखना होगा, थोड़ा समझना होगा, वैसी वैसी संस्थाएं उनसे जुड़िए। और किसी को भी किसी हेल्प की जरूरत हो, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर। किसी को भी किसी हेल्प की जरूरत हो, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी जितना मेरे से हो सकेगा। बस। थैंक यू सो मच मैम, आपका ये इतना काइंड वर्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए। वो लोग, उन लोगों को ये बहुत ज्यादा ही सॉरी शब्द नहीं मिल रहा अभी मेरे को कि हम क्या वहां पे बोले। बिल्कुल उन लोगों को बहुत ज्यादा इनकरेज करेगा आपका ये, आपका बस एक ये शब्द, क्योंकि काफी लोग को जरूरत होती है सिर्फ एक गाइडेंस की, सिर्फ एक हाँ साथ की, कि कोई सामने खड़ा रहे, कोई साथ में खड़ा रहे, और हम करते हाँ चले जाएंगे। तो ये इन लोगों को बहुत इनकरेज करेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपका अपना समय हमारे लिए देने के लिए। हमारे बस और एक कॉल पे आपका हाँ बोल देना, ये बहुत ही बड़ी बात थी हम सबके लिए। थैंक यू सौम्या। और हमें भी अच्छा लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने में। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, जब भी, तो मैं ऑलवेज हूँ यहाँ पे। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।